नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। भारत की सियासत में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि केंद्र सरकार का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और ये यूं ही नहीं कहा जाता। इसकी वजह यह है कि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें यूपी में ही मिली। सवाल यह है इस बार क्या होगा, हम आपको बताएंगे। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में सब कुछ साफ हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। राजनीति भी तय करता है और उत्तर प्रदेश देश का विकास भी दिशा तय करता है। यूपी में जब से डबल इंजन सरकार आई है, यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदले। देश की 140 करोड़ की जनता ये मोदी का परिवार है। अब की बार 400 पार। अब की बार हिंदुस्तान की मौजूदा राजनीति के सबसे बड़े नेता अगर लगातार तीसरी दफा सर्वोच्च सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त हैं, अगर 400 सीटों का लक्ष्य हासिल कर चुनावी राजनीति में नई भगवा लकीर खींचने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, अगर 140 करोड़ की आबादी को जीत की हैट्रिक की गारंटी दे रहे हैं हिंदुस्तान के प्रधान, तो मान लीजिए कि इसके लिए देश के सबसे बड़े सूबे में विराट विजय की जरूरत होगी। और यूपी में बीजेपी के नेताओं का दावा है कि ऐसा ही होगा। देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ पीएम बनाने का मन बना लिया है। आधे से ज्यादा मतों का प्रतिशत हम लोगों को मिलने वाला है। एक तरफा हम लोग चुनाव जीत करके 400 पार करेंगे, मोदी जी को पीएम बनाएंगे और यूपी की 80 की 80 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में एक तरफा कमल खिलेगा। तो आगे का सवाल यहीं से है, क्या बीजेपी वाकई यूपी में 80 सीटें जीत पाएगी या अखिलेश राहुल की जोड़ी बीजेपी को रोक देगी? एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चुनाव से ठीक पहले हुए इस सर्वे के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पिछले चुनाव में यूपी की क्या स्थिति थी। 2019 में एनडीए को 64 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी को 62 और अपना दल को 2 सीटें मिली थी। इस बार सियासी समीकरण 180 डिग्री घूम चुका है। गठबंधन का आकार प्रकार बदल चुका है। इस बार एनडीए का विस्तार हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में बीजेपी के साथ अपना दल है, जयंत चौधरी की आरएलडी है, संजय निषाद की निषाद पार्टी है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी भी है। दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है और इस सब के बीच मायावती अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी। मोदी विरोधी पार्टियों का दावा है कि यूपी में इस बार बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। बीजेपी का वोट पता है, लेकिन वो कह रही है 400 पार आएगा। वो आप सुन नहीं पा रहे ढंग से। वो 400 पार नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 हार। आप सुनने में क्यों गलती करते हो? अब सवाल है कि चुनाव की घोषणा से ठीक पहले लोगों का मूड क्या है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में तस्वीर साफ होती दिख रही है। पूरे देश की निगाह इस बात पर है कि आखिरकार कितनी सीट कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश में। ये देखिए, 74 सीट एनडीए उत्तर प्रदेश में जीतता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करें यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर 6 सीट, बसपा 0 और अन्य भी 0। मतलब यूपी में बीजेपी को 80 में से 80 सीटें मिलती नहीं दिख रही। हालांकि सर्वे के मुताबिक 2014 की मोदी लहर से भी ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी को मिल सकती हैं। तो आगे का सवाल है कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने की वजह क्या है? पहली वजह राम मंदिर, दूसरा एसपी और बीएसपी का अलग अलग चुनाव लड़ना, तीसरा एनडीए का विस्तार, चौथा दल बदल, पांचवा लाभार्थी और आखिरी बीजेपी की रणनीति। बहुप्रतीक्षित राम मंदिर के जरिए बीजेपी ने पुरातन वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर बनने के बाद से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर चुके हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में रोज मंदिर जाने वाले 51% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। इस बार ये आंकड़ा बढ़ाने के लिए राम नामी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। भाजपा शांति और सौहार्द से हर आकांक्षा, हर सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तभी तो सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। दूसरी बड़ी वजह है कि एसपी और बीएसपी के अलग अलग चुनाव लड़ने से भी बीजेपी को फायदा होगा। 2014 में कांग्रेस, एसपी और बीएसपी तीनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। तब एसपी को 22.35% वोट के साथ 5 सीटें मिली थी। बीएसपी को 19.77% वोट के बावजूद एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि कांग्रेस को 7.53% वोट के साथ 2 सीटें मिली थी। तब कांग्रेस के साथ जयंत चौधरी की पार्टी भी थी। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ चुनावी मैदान में थी। तब 17.96% वोट के साथ एसपी को 5 सीटें मिली, 19.26% वोट के साथ बीएसपी को 10 सीटें और अकेली लड़ने वाली कांग्रेस को 6.31% वोट के साथ सिर्फ 1 सीट। इस बार जब मायावती ने अकेले मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है तो बीजेपी की सीटें बढ़ती दिख रही हैं। हालांकि यूपी में बीजेपी अपने वोट के विस्तार के लिए एक मोर्चे पर काम कर रही है। मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम कर रही है। यूपी में करीब 13 करोड़ केंद्र सरकार के लाभार्थियों पर सरकार की नजर है। केंद्र सरकार ने एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, खाद कारखाना, एयरपोर्ट सरीखी सौगातें दी। वहीं दूसरी तरफ दल बदल भी जारी है। खासकर जहां बीजेपी कमजोर है, वहां पर दूसरे दलों से आए नेताओं को जोड़कर किले को मजबूत किया जा रहा है। बीएसपी के रितेश पांडे बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के 7 विधायक बगावत कर बीजेपी की ओर रुख कर चुके हैं। कांग्रेस के राजेश मिश्रा, विभाकर शास्त्री और अजय कपूर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 140 करोड़ लोग इस देश में एक नेता को युग पुरुष आदरणीय मोदी जी की तरफ देख रहा है। मैं उसकी गारंटी मानता हूं जो जमीन पे काम हो रहा है। आज जो देश में हर व्यक्ति को सहूलियत मिल रही है, योजनाएं मिल रही हैं, तो वो मोदी जी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और लोगों की सेवा में अपने आप को समर्पित करूंगा। जो पार्टी निर्देश करेगी उस काम को करूंगा। जाहिर है इसका असर भी काफी हद तक दिख रहा है। हालांकि चुनाव के ऐलान से पहले सबसे बड़े ओपिनियन पोल में बीजेपी 80 में 80 सीटों के लक्ष्य से काफी पीछे दिख रही है। यूपी में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन पंजाब और कर्नाटक में क्या स्थिति है, यह हम आपको अब बताएंगे, क्योंकि कर्नाटक में इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं है। तो पंजाब में अकाली दल से अलायंस टूट चुका है। पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। जो पंजाब किसान आंदोलन का एपिसेंटर है, जहां से निकले अन्नदाता अब भी सड़क पर डटे हैं, एमएसपी को लेकर अड़े हैं, वहां चुनाव से ठीक पहले लोगों का सियासी मूड क्या है, ये हम आपको बताएंगे एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। मगर उससे पहले जान लीजिए कि पंजाब में 3 रीजन, मालवा, माझा और दोआब। मालवा में 8 सीटें हैं, जिनमें से 2019 में कांग्रेस को 5, अकाली दल को 2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी 0 पर थी। माझा में 3 सीटें हैं, जिनमें से 1 बीजेपी, 2 कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि दोआब में 2 सीटें हैं, जिनमें से 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी को मिली थी। कुल मिलाकर 13 लोकसभा सीट वाले पंजाब में बीजेपी को 2, अकाली को 2, कांग्रेस को 8 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी। – 2019 के चुनाव में बीजेपी और अकाली दल साथ चुनावी मैदान में थे, लेकिन 2020 में कृषि कानून के नाम पर अकाली दल एनडीए से अलग हो गया। लेकिन एक बार फिर अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन की चर्चा है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बीजेपी में शामिल होने वाली है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी देश भर में एक साथ है, मगर पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसका क्या असर पड़ेगा वो समझिए। 8 सीटें कांग्रेस की थी, 2 बीजेपी, 2 शिरोमणि अकाली दल और 1 आम आदमी पार्टी की,
और इस बार का एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे का आकलन क्या है। पहले नंबर की पार्टी प्रियंका गौर कीजिएगा, आम आदमी पार्टी 6 सीटें, जबकि वोट प्रतिशत 3% कम है कांग्रेस से। कांग्रेस के खाते में 5, बीजेपी की 1 और शिरोमणि अकाली दल की भी 1 सीट आती दिख रही है। पंजाब में किसान आंदोलन और अकाली बीजेपी की दूरी का असर साफ साफ दिख रहा है। अब जरा समझिए कि जिस कर्नाटक को बीजेपी के दक्षिण का द्वार कहा जाता है, वहां इस बार लोगों का मिजाज क्या है। कर्नाटक में अभी भी एनडीए जो है वो मजबूत स्थिति में दिख रही है। अब वक्त आ गया है जब मैं आपको वो संख्या बता दूं, वो डेटा बता दूं कि सी वोटर के सर्वे में कौन सी संख्या निकल के आई है। तो कर्नाटक में जो स्थिति रहने वाली है, देखिए डेटा आपके सामने है कि एनडीए के खाते में 23 सीट जा सकते हैं, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें अब की बार जा सकती हैं। ये डेटा निकलकर सामने आया है सर्वे में। पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी या कहिए कि एनडीए गठबंधन कर्नाटक में पिछड़ता दिख रहा है। 2019 के चुनाव में एनडीए को कर्नाटक में 26 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 और जेडीएस को 1 सीट मिली थी। पिछले चुनाव में जेडीएस और कांग्रेस एक साथ चुनाव मैदान में थे, जबकि इस बार जेडीएस बीजेपी के साथ है। कांग्रेस विधानसभा का प्रदर्शन यहाँ दोहराती हुई क्यों नहीं दिखती है, या उसके कहीं आसपास भी नहीं दिखती है? उसका शायद एक ये कारण ही हो सकता है कि इस वक्त कर्नाटक बड़े पैमाने पर एक बड़े जल संकट से जूझ रहा है। दक्षिण में नुकसान झेलने वाली बीजेपी का पूर्वोत्तर में क्या हाल है, उसे समझने के लिए सबसे पहले असम के आंकड़ों को समझिए। असम में लोकसभा की 14 सीटें, 2019 में बीजेपी को 9, कांग्रेस को 3, एआईयूडीएफ को 1 और 1 निर्दलीय चुनकर संसद पहुंचे थे। असम में कांग्रेस 12 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है, जबकि बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी, उनमें पुराने 6 सांसद हैं और 5 नए चेहरे हैं। इस बार लोगों का मूड क्या है, जानिए। तो देखिए 12 सीटें एनडीए को मिलती दिख रही है। इंडिया गठबंधन को महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। एआईयूडीएफ और अन्य दोनों का खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा है यहां, यानी कि 12 सीटों के साथ यहां पर एनडीए आगे दिखाई दे रही है। 14 में से 12 सीटें एनडीए। ये आंकड़े तब हैं जबकि सीएए पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। अब सीएए लागू हो चुका है। सीएए के खिलाफ असम में 30 संगठनों ने प्रदर्शन किया है, सरकार के खिलाफ हमलावर है। ये जो सर्वेक्षण है, ये सीए लागू होने से पहले का है, और सीए लागू होने का असम की राजनीति के ऊपर कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ रहा है, और वो असर हम लोग देख भी रहे हैं। वहाँ पर सीए के खिलाफ जैसे आंसू है, आज अखबारों में बड़ी तस्वीर छपी है, वो सब लोग मशालें लेके काफ़ी विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरे कुछ संगठन भी उसके खिलाफ सीए को जला रहे हैं। तो वो असर किस तरीके से असम की राजनीति को प्रभावित करता है, कहाँ तक वो असर जाएगा, हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार उससे कैसे निपटने के तौर तरीके वो खोज रहे हैं। वो लोग, पुलिस जो है बहुत सारे आंदोलनकारियों से बॉन्ड भरवा रही है, और कई तरीके अपनाए जा रहे हैं उससे निपटने के। तो विपक्षी दल उसको किस तरीके से उसमें हस्तक्षेप करते हैं, इन तमाम बातों से पता चल लगेगा कि ये आंकड़ा जो है कितना प्रभावित होता है। असम के अलावा नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं जहां लोकसभा की 13 सीटें हैं। वहां का चुनाव पूर्व संकेत क्या है, वो भी जान लीजिए जरा। असम को छोड़कर जो ये 11 सीटें हैं 7 राज्यों की, पूर्वोत्तर की ये तमाम राज्य और उनकी सीटें, इनमें से अब जल्दी से अपने दर्शकों को वो भी बता देते हैं कि आखिर एनडीए गठबंधन में भी किसको क्या मिलता दिखाई दे रहा है इस सर्वे में। तो देखिए यहां पर जो 2 सीटें हैं वो एनपीपी, ये मेघालय की बात मैं कर रही हूं, और इसके साथ ही एनडीपीपी को 1 नागालैंड की है, और सिक्किम की सीट की अगर हम बात करें, सिक्किम में 1 सीट जो कि एसकेएम को जाती दिखाई दे रही है, और बीजेपी को यहां सीधे 5 सीटें दिख रही हैं। तो ये पूरा जो लेखा जोखा इन तमाम सीटों का, कुल 9 सीटें, और उनमें से किसके पास कितना जा रहा है। मेघालय में 2 सीटें जो एनपीपी को, एनडीपीपी को 1 सीट, नागालैंड में, सिक्किम की 1 सीट एसकेएमएम, और इसके साथ ही यहां पर बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। त्रिपुरा की भी इसमें सीट है, और जिस तरह से मणिपुर की भी सीट इसमें शामिल है। तो ये पूर्वोत्तर में एनडीए की स्थिति है। नॉर्थ ईस्ट को सियासी तौर पर साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम से लेकर अरुणाचल तक घूम कर लौटे। वोट के लिए तरक्की को सीढ़ी बना रहे हैं। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, ये जरा अरुणाचल में आएंगे ना, इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है।
2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था, याद है ना? 2019 में। और आज क्या हुआ? बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये गारंटी पक्की गारंटी है कि नहीं है? मोदी की ऐसी गारंटी जब पूरी होती है तो नॉर्थ ईस्ट भी हर कोने से मैं कह रहा है, अब की बार इसका असर भी दिख रहा है और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं बल्कि यूपी में भी बीजेपी को जबरदस्त बढ़त है। लेकिन पंजाब और कर्नाटक में मोदी की पार्टी पिछड़ती दिख रही है। बावजूद इसके बीजेपी 400 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और इस वक्त पब्लिक का मूड क्या है उसका अंदाजा आपको मिल गया होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय पीएनबी मेटलाइफ, मेरा ट्रस्ट पीएनबी मेटलाइफ पर।